अपने पूरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के ऊपर। के लिए जो कि है आपको चैप्टर नंबर 11 के लिए वो हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। बेटा ये जो यूनिट है ये अपने आप में ही 12 मार्क्स को कैरी कर रहा है। यस 12 मार्क्स आपको मिल सकते हैं जस्ट 2 या 3 कॉन्सेप्ट समझ के इस चैप्टर के। स्टार्ट करते हैं। जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा तो हमें समझना पड़ेगा कि हम इसमें मेनली कौन सी 2 कोर टेक्निक्स पढ़नी है। कोर मतलब इसका मेन कोर रहेगा लाइक मेन जिसमें हमारा पूरा का पूरा बायोटेक डिपेंडेंट होता है। बेटा बायोटेक का सिंपली मतलब ये है बायो प्लस टेक्निक्स। जब हम लिविंग थिंग्स में कुछ ऐड ऑन कर दें टेक्निक्स का, कुछ मैजिक मसाला हम ऐड कर दें टेक्निक्स के साथ। लाइक लिविंग थिंग्स में अगर हम सोचा जाए माइक्रोऑर्गेनिजम्स है वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है तो उसको नॉर्मल नेचर है फंक्शन करना तो बट वो हमें किसी को और मोर स्पीड अप करना है। हम उसको टेक्निक को इंसर्ट कर दें, हम उसको टेक्निक को यूज कर दें। जैसे कि हम लोग मैगी बनाते हैं, मसाला नॉर्मल आता है ठीक है, बट अगर मैं उसी मैगी में एक पैकेट एक्स्ट्रा और ऐड ऑन ऊपर से मैगी मसाला डालूं और वो एक टेस्ट आएगा। बस सेम चीज करते हैं बायो टेक्निक्स में। हम सिंपल बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके साथ हम कुछ ट्राई करके देखें, कुछ एप्लीकेशंस इसमें यूज कर दें, कुछ टेक्निक्स यूज कर दें माइंड गेम्स के साथ। वो हमारा है कोर टेक्निक्स। बेसिकली हम बायोटेक में 2 कोर टेक्निक्स पे जाएंगे। फर्स्ट हमारा होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। बेटा इसमें होगा जब हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का डीएनए को मैनिपुलेट करेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा होगा जब हम ये टेक्निक करने जा रहे होंगे तो हमें उसके लिए कैसे एनवायरनमेंट चाहिए होगा। बेटा हमें उसके लिए एकदम प्रॉपर लाइफ कंडीशन चाहिए होंगी। अगर मैं ये टेक्निक अप्लाई करूंगी तो मेरे अलावा उस एरिया में कोई ना हो और मेरे पास खुद के अपने इक्विपमेंट्स होने चाहिए कि मेरा पर्टिकुलर माइक्रोब्स उस पर्टिकुलर डीएनए को जिसका हम मैनिपुलेशन करने जा रहे हैं उसके इफेक्ट ना हो। मेरे हाथ एकदम साफ सुथरे होने चाहिए, मास्क लगा होना चाहिए, प्रॉपर लैब कोट होना चाहिए, मेरे पास पीपीई किट होनी चाहिए, बाल बंधे होने चाहिए। मेन होता है लाइफस्टाइल। ओके तो सेकंड हमारा जो इसका बेसिक प्रिंसिपल कहता है वो कहता है कि जब भी हम ऐसे टेक्निक करने जाएंगे जिसमें हमें डीएनए का मैनिपुलेशन करना है, उसका हमें केमिस्ट्री चेंज करना है, हम उसका उसको जेनेटिक्स को जो कि हमारा डीएनए है अगर हम उसको इंजीनियर कर रहे हैं तो चेंज करने जा रहे हैं, अगर हमें ऐसा कुछ भी अप्लाई करना है अपने पूरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के ऊपर तो उसके लिए कंडीशंस कैसी होनी चाहिए। जो कल्चर है हॉस्टल कलेक्शन प्रोडक्ट का एकदम साफ सुथरी जगह पर होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का कंटामिनेशन नहीं चाहिए। बेटा हमें क्या नहीं चाहिए, हमें किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं चाहिए। यस तो इसके 2 मेन प्रिंसिपल आपके रहेंगे। स्टेप्स इसके अंदर वो है हमें क्या स्टेप्स लगेंगे इन क्रिएशन ऑफ आरडीएनए एंड रिकॉम्बिनेंट। आरडीएनए अगर मैं बोल रही हूँ बेटा तो आर का मतलब है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। डीएनए तो हमने सिंपली किसी ऑर्गेनिज्म का हम ले लेंगे बट उसको रिकॉम्बिनेंट कब बना रहे हैं तो कुछ हम चेंज करेंगे, ऐड ऑन करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल देंगे। आगे डायग्राम में समझाएंगे हम आपको। हमें जो ये हमने मान लो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दिया ए ऑर्गेनिज्म, अब मेरे को ये पता है कि ए के पास पर्टिकुलर ऐसा कोई फंक्शन है जो बाकी लोगों के बहुत काम आ सकता है, लाइक ह्यूमन नेचर को वो और बेटर इंप्रूव कर सकते हैं सोसाइटी को। तो मैं ये चीज जरूर चाहूंगी एज अ साइंटिस्ट कि जो भी पर्टिकुलर जीन डीएनए में उस ए ऑर्गेनिज्म के पास है वो मैं उससे आइसोलेट कर लूं, उसे बाहर निकाल लूं और उसको बाहर निकाल के मैं उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाऊं, उसको इंसर्ट कराऊं बाकी जगह और मैं उसको मार्केट में लेके आऊं। बेटा इससे और मार्केट तक आने के लिए हम जितने भी प्रोसेसेस करेंगे वो सारे बायोटेक में आएंगे, वो सारे हम बायोटेक की हेल्प से कर पाएंगे। अगर मैं चाहती हूँ कि ऑर्गेनिज्म ए से मैं ये जीन आइसोलेट कर पाऊँ, बाहर निकल पाऊँ, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया कॉम्बिनेशन बनाने में। बेटा हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है आइसोलेट करना है हमें किसको, डीएनए को फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म से। हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बाहर आइसोलेट करेंगे और उसके लिए हम कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स यूज करेंगे। वो एंजाइम्स कौन कौन हो सकते हैं, लाइसोजाइम हो सकता है, काइटिनेज हो सकता है, प्रोटीएज हो सकता है, आरएनएज हो सकता है। बेटा होता क्या है इन जनरल हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या हो सकता है, डीएनए होगा, प्रोटीन होगा, आरएनए होगा। ठीक है अगर हम बात करेंगे बैक्टीरिया सेल की तो बैक्टीरिया सेल मेजरली एक लाइसोसोम है उसके पास। जब हम बैक्टीरिया सेल को अगर डिग्रेड कराना होगा, मेम्ब्रेन उसकी ब्रेकडाउन
लाइसोजाइम से तुम ट्रीट कराएंगे। अगर हमारा फंगल सेल होगा, बेटा फंगल सेल की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन से। अगर हम उसका एंजाइम नहीं काइटिनेज तो वो सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर देगा, बाहर निकाल पाएंगे। चलो मेम्ब्रेन हमने ब्रेक डाउन करा दी। मेम्ब्रेन के बाद आता है बेटा उसमें जो प्रोटीन है। अब प्रोटीन को कैसे डिग्रेड कराएंगे? प्रोटीन को डिग्रेड कराएंगे हम लोग प्रोटीएज एंजाइम से। किससे बेटा? प्रोटीएज एंजाइम से। अब बचा उसमें डीएनए और आरएनए, ठीक है। डीएनए तो हमें चाहिए, उसको डिग्रेड नहीं करा सकते, बचा हमारे पास सिर्फ आरएनए। आरएनए को हम कराएंगे आरएनए एंजाइम से। अब हमने जो अपना जो डीएनए बच चुका है उसके अंदर, अब उसमें बेसिकली क्या आएगा? उसको हम चिल्ड इथेनॉल से ट्रीट करेंगे। किससे बेटा? चिल्ड इथेनॉल से कराएंगे। उससे होगा क्या? जब बाकी चीजें हम उसको डिग्रेड कर चुके हैं तो बचा हुआ जो डीएनए है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। चीज तो ठीक है। अब मेरे को इतना बड़ा मैंने एक पर्टिकुलर सेगमेंट लिखा है, अब मुझे उसमें से कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट चाहिए उसका, तो हम कट करेंगे डीएनए को एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट पे। कहाँ पे कट करेंगे बेटा? हम स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट पे कट करेंगे और हम कट में किसकी हेल्प से करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर डीएनए को जो हमने आइसोलेट किया है, अगर मुझे ये वाला पार्ट चाहिए तो यहीं पे कट लगाएगा। ये हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। बेसिकली हम यहाँ पे यूज करेंगे, आपके पास लगा हुआ है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, जो स्पेसिफिक लोकेशन में जब कट करेंगे तो दोनों तरफ से स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेंगे बेटा, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करेंगे। यस, चिपके चिपके से रहेंगे वो, ताकि जब हम कुछ और इंसर्ट कराएं अटैच हो पाए, वो एक दूसरे से हैंग ऑन कर पाए, अटैच हो पाए। स्टिकी एंड से वो प्रोड्यूस कराएगा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होंगे हमारे। तो बेटा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो हमें स्टिकी एंड प्रोड्यूस कराएगा तो हमें टर्म आएगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब वो होता क्या है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बेटा? उसको हमें जब भी हम जिसकी साइड से रीड करेंगे वो सेम ही आएगा। जैसे मान लो डैड को पढ़ते हैं, मैं डैड को इधर से पढ़ूं, डी ए डी डैड भी है, इधर से रीड आउट करूंगी डी ए डी डैड भी है बेटा। इस तरह की जो सीक्वेंस आएंगे हमारे पास उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि जिस एंजाइम से मैं ऑर्गेनिज्म को कट करूंगी, जिससे हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया है, क्या लिया बेटा? जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया है, मैं उसी सेम एंजाइम से उस दूसरे ऑर्गेनिज्म को कट करूंगी, मुझे इंसर्ट कराना है। मान लो मेरे पास मैंने ए ऑर्गेनिज्म लिया था, यहाँ मेरे पास बी भी है। ए वाले से मैंने कोई चीज ली है तो मैंने इसको इस वाले नाइफ से कट कराया है, तो जिसमें मुझे चीज इंसर्ट करनी है लेने के बाद उसे भी मैं इस वाले ही नाइफ से कट करूंगी, ताकि दोनों तरफ सेम एंड प्रोड्यूस हो पाए, ताकि इन फ्यूचर में ये कंबाइन कर पाए बेटा, लाइगेज कर पाए, जॉइंट कर पाए, ठीक है। हाँ जी। अब आता है अगर हमने पर्टिकुलर सेगमेंट को कट कर लिया डीएनए से, अब हमें उसको उनके सेपरेट आउट करना पड़ेगा। हमने जो जो फ्रेगमेंट्स अभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट आउट करे हैं उनको हम उनके साइज के बेसिस पे सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने की जो टेक्निक होती है बच्चों वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जनरली होता क्या है, हमारे पास कैटायन है, अनायन है। कैटायन होता है बेटा पॉजिटिव, अनायन होता है बेटा नेगेटिव। डीएनए हमारा कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। डीएनए हमारा कैसा होता है बेटा? नेगेटिवली चार्ज होता है। तो हम जो इलेक्ट्रोफोरेसिस से बेटा यूनिट लेंगे उसको दो तरह से चार्ज देगा, कैथोड और एनोड। अब जो एनोड है बेटा वो पॉजिटिवली चार्ज है और डीएनए हमारा कैसा है? नेगेटिवली है। अगर डीएनए हमारा नेगेटिव है तो क्या वो कैथोड की तरफ मूव करेगा? क्यों? क्योंकि कैथोड तो पॉजिटिव है और डीएनए हमारा नेगेटिव है। तो जब हमारा डीएनए अपने साइज के बेसिस पे नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए है वो एनोड की तरफ मूव करेगा अपने साइज के बेसिस पे जेल के ऊपर। इसमें जो जेल यूज करते हैं वो हमारा एग्रोस जेल, ठीक है बच्चा। अब ये जेल पे जब इलेक्ट्रिसिटी उसको करंट प्रोवाइड करेंगे तो वो अपनी पोरस कंडीशन से जो मूव कर पाएगा। कहते हैं जो हमारे जो बिगर स्ट्रैंड्स होंगे वो पीछे रह जाएंगे, जो छोटे साइज के सेगमेंट्स होंगे वो आगे जल्दी मूव कर पाएंगे। क्यों? एग्रोस के जो बेटा पोरस पोर्स होते हैं जेल के वो स्मॉल साइज है, उससे स्मॉल साइज के सेगमेंट्स ही जल्दी मूव कर पाएंगे पॉजिटिव साइड की तरफ में। तो इस केसेस से क्या होगा, हमारा जो एग्रोस जेल है उसमें हम लेयरिंग करता पाएंगे, पहले साइज वाइज है, छोटा है फिर बड़ा है फिर बड़ा है और बड़े साइज के फ्रेगमेंट्स है। ये हमने चलो सेपरेट कर लिया डीएनए फ्रेगमेंट्स को उनके साइज के बेसिस पे। अब आता है कि अगर हमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट के पर्टिकुलर सेगमेंट मिल गया है, साइज में मिल गया है, अब मैं ये चाहूंगी ना कि एक जगह रह जाए, मुझे इसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए बेटा, मुझे इसका एम्प्लीफिकेशन करना है, मुझे एक पर्टिकुलर इसका 30 to 40 के बिलियन, मैं अगर 1 बिलियन कॉपीज की बनाना चाहूंगी तो मैं यूज करूंगी पीसीआर टेक्निक बच्चा। पीसीआर हम बहुत डीप में पढ़
पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा इस चीज के लिए। बेटा पीसीआर हमारा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें हम बेसिकली 3 स्टेप करेंगे, डीनेचुरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन। बेटा पहले हम इसका जो डीएनए स्ट्रैंड्स हम डीनेचर करेंगे, प्राइमर्स का अनीलिंग करेंगे, पॉलीमरेज आके इसको एक्सटेंड कराएंगे, फिर एक्सटेंड होते रहेंगे। बेटा इसकी वजह से, इस टेक्निक की हेल्प से हम बिलियन कॉपीज बना सकते हैं पर्टिकुलर सेगमेंट की। चलो ठीक है, इतना अगर हम सब कर चुके हैं, बेटा नेक्स्ट स्टेप जो आने वाला है बायोटेक के अंदर वो आएगा, हमने जो जीन लिया था, जो हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स लिया था, अब हम उसको अगर हमें बी में भेजना है, बेटा हम डायरेक्ट इंसर्ट नहीं कर सकते, हम किसके हेल्प लेंगे, हम लेंगे क्लोनिंग वेक्टर की। कि हमने जो सेगमेंट अभी तक सेपरेट आउट किया है, एम्पलीफाई किया है, अब मैं उसको ज्वाइन कराऊंगी वेक्टर के अंदर, ताकि वेक्टर इसको लेके जाए बी तक। मतलब मानो मैंने यहाँ से कैब बुक की है और ये मेरे स्कूल का एड्रेस है, बेटा मैं चाहूंगी कि मुझे स्कूल तक पैदल न चलते जाना पड़े, मुझे कैब ड्राइवर स्कूल तक अंदर तक छोड़ के आए, क्लासरूम नहीं बेटा बाहर गेट तक छोड़ के, है ना। ठीक है, तो वही काम करेगा हमारा क्लोनिंग वेक्टर। हम चाहेंगे हमारे जो हमें जीन क्लोन कराना है उसको वेक्टर यहाँ तक लेके जाए, इसको हम बोल सकते हैं होस्ट तक लेके जाए। ठीक है, अब होगा क्या, वहां तक जाने के लिए अगर मैं इस क्लोनिंग वेक्टर में इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लाइगेट कराना चाहूंगी, जोड़ निगम चिपकाऊंगी बेटा, तो मुझे वहां एंजाइम लगेगा, वो है हमारा लाइगेज, लाइगेट कराएगा, उसको बाइंड अप कराएगा। ठीक है, चलो आपने लाइगेट करा लिया। ठीक है, अब हो क्या रहा है, हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया था, ऑफ कोर्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया ना, वो कैसे बना, अभी ये बताओ आप। पर्टिकुलर सेगमेंट मैंने आइसोलेट कराया, उसको मैंने फिर कट कराया डिस्क्रिप्शन लाइन से, कट कराने के बाद मैंने क्या कराया, उसको एम्पलीफाई कराया, फिर मैंने उसको क्लोनिंग वेक्टर में ऐड कर दिया। अब जो चीज बनी है मेरे पास वो है आरडीएनए। अब ये आरडीएनए मतलब है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मैंने पर्टिकुलर डीएनए को स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेंट बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं किसमें ट्रांसफर करूंगी बेटा, ऑर्गेनिज्म बी, जो अपने क्या था होस्ट था, किसकी हेल्प से जाएगा बेटा, वो जाएगा वेक्टर की हेल्प से। ठीक है, ओके। The recombinant DNA thus formed is transferred into the host cell. इसके लिए बेटा हम ट्रांसफर करने के बहुत से मेथड्स होते हैं। अगर हम बायोलिस्टिक मेथड की बात करें, हम ट्रांसफर के लिए यूज करेंगे। अगर हम बाकी माइक्रोनेशन की बात करें, तो हम इसमें कहना चाहेंगे कि हम डायरेक्ट उसके न्यूक्लियस तक में इंसर्ट करा सकते हैं उस चीज को, रिकॉम्बिनेंट जो हमने पर्टिकुलर सेगमेंट लिया है। फिर आता है हम स्ट्रक्चर्स को भी, उनका जो मेनली जो डिस्टेंस वाला जो पर्टिकुलर सेगमेंट है उसको उल्टा जो तो दिक्कत कर रहा था स्ट्रैटेजी का, अगर मैं इसको निकाल दूं इसमें से और मैं कुछ ऐसा इंसर्ट करूं जो यूजफुल है, वो तो अपने नेचर से सेम मल्टीप्लिकेशन करेगा बेटा। तो ये हो गया, हम कुछ पैराडाइम्स को भी यूज कर सारे इसके वो है ना। हमने जो होस्ट में, अब हमारे पास होस्ट है, हम इसमें इंसर्ट कराया हमने यूजिंग क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, अब जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट में गया है बेटा, तो हम चाहेंगे इस कल्चर मतलब और उसको ग्रोथ न्यूट्रिशन मिले, वो मल्टीप्लाई हो वहां बेटा। क्यों, हमें उससे आइसोलेट कराना है, डीएनए दिया था बेटा, तो डीएनए से बनेगा आरएनए और आरएनए से बनेगा प्रोटीन। तो इन द एंड जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा होस्ट से, वो मुझे मिलेगा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, है ना बेटा। डीएनए तो हमने चलो दिया, बट नोमेन से सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है, डीएनए से बनेगा आरएनए, आरएनए से बनेगा प्रोटीन। तो अगर मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट कराया है होस्ट में, अगर इसको अपटेक किया है, तो मुझे इन द एंड क्या मिलना चाहिए, मुझे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मिलेगा एंड रिजल्ट के लिए। इसको मैं उससे एक्सट्रैक्ट कराऊंगी, कौन सी प्रोसेस में इसको बाहर निकालूंगी मैं, डाउन स्ट्रीमिंग में इसको मैं एक्सट्रैक्ट करा लूंगी बाहर सारा। बट यहाँ तक जाने से पहले हमें एक स्टेप और करना होगा इसके बीच में बच्चा, जो कि हमारा अब हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि मुझे एंड प्रोडक्ट मैंने इनिशियली डीएनए दिया, उससे आरएनए बना होगा एंड हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बन गया होगा। बट बेटा ये सब तो तब बनेगा ना जब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट ने अपटेक किया होगा। हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्लोनिंग वेक्टर के थ्रू होस्ट में इंसर्ट कराया था, वो उसके पास मिक्स विद जाना भी तो चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा होस्ट था वो ट्रांसफॉर्मेंट बना है या नहीं बना है, कहीं वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो नहीं रह गया, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो बेटा हम जो यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर की बात कर रहे थे, उस क्लोनिंग वेक्टर की कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक तो होता है कि उसके पास क्या होता है,
ओरिजिन होता है बेटा, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। सेकंड होता है उसके पास सेलेक्टेबल मार्कर। हाँ जी बेटा, जो हमें हेल्प करेगा ये पता करने में कि क्या इस पर्टिकुलर होस्ट के पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने आइसोलेट किया था ऑर्गेनिज्म ए से वो आया भी है या नहीं आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेलेक्टेबल मार्कर का। क्यों? क्योंकि अब हमें जानना है, हमें सेलेक्ट करना है कि हमारा होस्ट ट्रांसफॉर्मेंट है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। क्योंकि अगर मुझे ये एंड रिजल्ट चाहिए तो ये कब बन पाएगा? जब हमारा होस्ट ट्रांसफॉर्म हुआ होगा, चेंज हुआ होगा। चेंज मतलब इसने आरडीएनए को अपडेट किया होगा, इसीलिए। अब इसके तो हो सकते हैं, एक हो सकता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट, दूसरा होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट। बेटा पीवीआर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके डायग्राम को अच्छे से करना है। अब होगा क्या, मान लेती हूं मैं कि मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कराया है एम्पिसिलिन वाली साइट में। मैंने क्लोनिंग करके एक पर्टिकुलर साइट एम्पिसिलिन वाली साइट मैंने यहाँ पे अपना क्या इंसर्ट करा दिया बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला फ्रेगमेंट इंसर्ट करा दिया है। ठीक है, अब अगर मैंने अपना ये इंसर्ट कराया है तो क्या ये आर रिकॉम्बिनेंट बना होगा नहीं बना होगा? हम कैसे जज करेंगे इसे? अगर मैं इसको कर दे रही हूँ इंसर्शन यहाँ पे, मतलब बचा यहाँ पे सिर्फ एक साइड है टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, जब मैं दो मीडियम लूंगी, एक मैं लूंगी एम्पिसिलिन का मीडियम बच्चा, एक मैं लूंगी टेट्रासाइक्लिन का मीडियम, उसमें मैं इस पर्टिकुलर को ग्रो कराऊंगी बैक्टीरिया को। अगर ये बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया होगा तो क्या ये एम्पिसिलिन पे ग्रो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एम्पिसिलिन तो इनएक्टिवेट हो चुकी है, दूसरी जगह पे क्या आ चुका होगा? हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला पर्टिकुलर सेगमेंट आ चुका होगा, तो ये चीज यहाँ पे नहीं ग्रो करेगी, यहाँ पे ग्रो करेगी। ऐसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपना कि हमारा होस्ट ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। और हम सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट्स वाले को ही आगे बायोरिएक्टर्स में इंसर्ट कराएंगे। बायोरिएक्टर वाले में हमारे पास जनरली हम ये डिसाइड करेंगे अब कि आगे मल्टीप्लाई होगा वो, और डीएनए से आरएनए बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे, ग्रोथ होगी बेटा पर्टिकुलर की। प्रिंसिपल और प्रोसेस का इसमें जो ध्यान रखना है, दो बेसिक उसके प्रिंसिपल्स। क्वेश्चंस क्या बनेंगे? सेलेक्टेबल मार्कर का डायग्राम हमें याद रखना है पीवीआर 322 का, बेटा इसको नहीं भूलना है। इसका डायग्राम हमें करके ही करके जाना है एग्जाम में। सेलेक्टेबल मार्कर का इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? ये हमें हेल्प करेगा ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि जब हमें ये पता होगा तभी हम आगे किसका कंटिन्यू कर पाएंगे। बेटा पीसीआर के लिए वीडियो देखना ना भूले। पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफोरेसिस भी याद रखिएगा, हम उसमें जो स्टेन यूज करेंगे वो है सोडियम ब्रोमाइड। यस बच्चा, उसको स्टेन करने के लिए, क्योंकि डीएनए का अपना कोई कलर नहीं है, हम उसे देखेंगे कैसे? विद दिस स्टेन। ये 1 मार्क में आ सकता है आपके पास, याद रखिएगा इस चीज को आप। अगर आपको ये अच्छा लगा हो देन आप प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। आपको और डाउट्स हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स ले सकते हैं।